हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और कक्षा 10 के प्यारे बच्चे हैं, आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 100% मेरे प्यारे बच्चों इस वायरल मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ये वायरल मॉडल पेपर आप लोग तैयार कर लो और 70 में 70 आप बिल्कुल आसानी से करके आओगे, क्योंकि मैं 2025 बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपको कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा गृह विज्ञान विषय के, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रश्न जरूर जहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और निर्देश के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। प्रश्न पत्र के कितने खंड हैं? खंड आ और खंड बा 2 खंड हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। जो खंड आ होगा इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में भर दिया बिल्कुल सही से, तो आपका जो है बहुत ही अच्छा स्कोर जा सकता है बोर्ड एग्जाम 2025 में। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 50 नंबर का होता है खंड बा, जिसके आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। एक बार आपने ओएमआर शीट में, मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, ओएमआर शीट में आप गोला काला कर रहे हैं, तो मान लीजिए सही विकल्प है यहाँ पर बी वाला और आपने जल्दबाजी में सी वाला या डी वाला या ए वाला कोई भी गोला काला कर दिया। अब ना तो आप इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इसमें इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना। आपने जो भी गोला भर दिया सो भर दिया, कुछ भी नहीं करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला निर्देश है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा जो होगा इसमें 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर उत्तर पत्रक पर या ओएमआर शीट में गोले को काला करना है। चलिए पहला जो प्रश्न है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है,
जल से फैलने वाला या जल से फैलने वाले रोग हैं। तो दूषित जल के सेवन से कौन कौन से रोग हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यदि हम दूषित जल, कैसा जल? दूषित या अशुद्ध जल का सेवन करते हैं तो यहाँ पर पेचिश और अतिसार और हैजा, ये तीनों रोग हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है रोग अशुद्ध या दूषित जल का सेवन करने से होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? पेचिश है, अतिसार है, हैजा और यहाँ पर उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, क्षय रोग में रोगी को यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? युक्त भोजन दिया जाता है। क्षय रोग में रोगी को किस तरह का भोजन दिया जाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, वसा युक्त भोजन दिया जाता है, या प्रोटीन युक्त, या कार्बोहाइड्रेट युक्त, या फिर खनिज लवण। तो क्षय रोग में रोगी को किस तरह का भोजन दिया जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या यहाँ पर H2O2 है, या H2O है, या HO है, या O2 है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने सही कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, H2O होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू फैलता है। तो डेंगू जो होता है यह किसके द्वारा फैलता है? डेंगू रोग मच्छर से फैलता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो हमारे शरीर के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण या रक्त साफ सुथरा हो जाता है? अशुद्ध जो खून होता है, रक्त होता है, वह कहाँ शुद्ध होता है? किस अंग में शुद्ध होता है? राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, फेफड़े में। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के शरीर में मेरे प्यारे बच्चों पसलियां कितनी होती हैं? यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा, 24 पसलियां होती हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंखों की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला है प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विटामिन ए। यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। प्रश्न संख्या 9 है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? तो हमें सोडियम कहाँ से बिल्कुल अच्छे से प्राप्त होता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, नमक के द्वारा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या जिसे सूखा रोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी सी वाला ऑप्शन सही होगा, लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि 1 ग्राम वसा का सेवन किया जाता है तो यह कितनी कैलोरी देती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, 9 कैलोरी। विटामिन बी को कहते हैं, यहाँ पर विटामिन B2 होगा, आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं सही कर रहा हूँ। विटामिन B2 को कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, राइबो
राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। प्रश्न अगला है, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो हड्डी की मजबूती मेरे प्यारे बच्चों होती है किस तत्व के कारण? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम के कारण। अगला है प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, चीनी। चीनी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है दिए गए विकल्पों के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, और मैं तो कहता हूँ कि आप ये सभी प्रश्न तैयार कर लेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। नाड़ी की गति 1 मिनट में कितनी बार होती है? यानी प्रति मिनट का अर्थ है 1 मिनट में कितनी बार होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 से 80 बार 1 मिनट में नाड़ी की गति होती है, यानी नाड़ी 1 मिनट में 72 से 80 बार चलती है। अगला प्रश्न है, अतिसार में रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तो यदि किसी व्यक्ति को अतिसार की समस्या है तो उसको किस तरह का भोजन देना होगा? मेरे प्यारे बच्चों, उसे तरल भोजन देना होगा। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखो कितना आसान प्रश्न आते हैं, और इसी तरह के प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करें 2025 बोर्ड एग्जाम की। मैं 70 में 65 प्लस तो आपको दिला ही दूंगा इन मॉडल पेपर से, यदि आप इन सभी मॉडल पेपर को तैयार करते हैं, सभी प्रश्नों को तैयार करते हैं, तो आप 70 में 70 का भी स्कोर बहुत आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमें शरीर का तापमान नापना है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आपने देखा होगा जब आप दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? पहले आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, और यह टेम्परेचर यानी तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? थर्मामीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है। तो डबल रोटी और बिस्कुट बनाने की विधि को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, बेकिंग कहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, खंड बा जो कि होगा 50 नंबर का। अब यहाँ पर निर्देश है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 जो कि इस प्रकार से है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरह से 2025 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि यही प्रश्न आने हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर क्या होगा? चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। तो वाहक चेक, चेक कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर आप लोग ध्यान दें, वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, जिसे सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। रेखांकित चेक को क्रॉस चेक भी कहा जाता है। क्या? क्रॉस चेक भी कहा जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला है गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक आदि। ये जो हैं चेक के प्रकार हैं। चेक से लाभ यह है कि खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता। यदि चेक के द्वारा पैसा निकालना है तो इसके लिए जिसका खाता है उसको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। किसी परिचित व्यक्ति को चेक देकर बैंक से रुपया प्राप्त किया जा सकता है, यानी अपनी आप चेक किसी परिचित व्यक्ति को देकर के बैंक से रुपया प्राप्त कर सकते हैं, या जिसका खाता है वो बैंक से रुपया निकाल सकता है किसी भी परिचित व्यक्ति को चेक दे करके। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अस्थिभंग तथा मोच में क्या अंतर है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस प्रश्न का भी आंसर तैयार कर लेंगे।
तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 22, इसका उत्तर क्या होगा? हड्डी की टूट। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी और भंग का अर्थ होता है टूटना। हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? तो चलिए यहाँ पर पहला अंतर क्या है? हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि अस्थि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। दूसरा अंतर क्या है? हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि पर, विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, यह हड्डी पर दबाव पड़ने यानी जो हड्डी की टूट होती है, इसमें हड्डी पर दबाव पड़ने से अथवा चोट लगने के कारण यह हड्डी टूट जाती है, जबकि मोच में क्या होता है? मोच संधि पर खिंचाव पड़ने या ऊंचा नीचा पैर पड़ गया या हाथ पड़ गया ऊंचा नीचा, इसके कारण मोच आ जाती है। चौथा अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, जिस स्थान पर हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है। जो हड्डी टूटती है वो क्या हो जाती है? लटक जाती है, और अंग जो है क्या होता है, यानी वो अंग जो होता है वह लटक जाता है और वहां पर चोट के स्थान पर या टूट के स्थान पर चरमराहट की आवाज आती है। जबकि मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट ही होती है। मोच आने पर कोई भी अंग नहीं लटकता और ना ही संधि पर किसी प्रकार की चरमराहट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से है। प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर बिल्कुल आसान है। प्रश्नोत्तर संख्या 23 आप लोग ध्यान दें। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हैं? अंधाधुंध विकास के कारण वातावरण या पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तेजाबी वर्षा के कारण भी हो रहा है प्रदूषण। प्रकृति से छेड़छाड़, प्रायः मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वायुमंडल में रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के कारण भी पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस जो है प्रश्न का उत्तर आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भोजन विषाक्तता के कारण लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? भोजन विषाक्तता के कारण क्या हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नोत्तर संख्या 24 आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न संख्या 25 है। तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 25 आप लोग ध्यान दें। तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि चिकित्सक उसको देखकर, किसको? तापक्रम चार्ट को देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर लेता है और तदनुसार दवा आदि में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए तापक्रम चार्ट बनाना आवश्यक होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार से, एक आदर्श रसोई घर क्या है? एक आदर्श रसोई घर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 26 आप लोग ध्यान दें, बिल्कुल इजी सा उत्तर है। आदर्श रसोई उसे कहते हैं जहां पाक संबंधी समस्त सुविधाएं सुलभ होती हैं। तो चलिए ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, आप देखेंगे खंड यहाँ पर खा के अंतर्गत ही लघु उत्तरीय प्रश्न
निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर प्रश्न है 27वां, वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। वृक्षारोपण के 4 लाभ क्या हैं? पहला लाभ है वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। वृक्षों से हमें किसकी प्राप्ति होती है? लकड़ियों की प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा हम मकान बना सकते हैं या घर के घरेलू फर्नीचर भी बना सकते हैं। दूसरा लाभ है वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। वनों के द्वारा पर्यावरण जो है नियंत्रित रहता है। तीसरा लाभ है वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। चौथा लाभ है वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। मृदा अपरदन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है वनों के कारण ही। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, प्रश्न संख्या यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 28, भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न संख्या 28 4 नंबर का प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर जरूर तैयार कर लेंगे। भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 28, भोजन पकाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है सुपाच्य भोजन। सुपाच्य भोजन, इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? भोजन को पकाने से उसके जटिल अवयव, श्वेतसार, मांसपेशियों के तंतु आदि टूटकर एक सीमा तक सरल अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं। भोजन नरम व चबाने योग्य तथा सुपाच्य हो जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा मिसप्रिंट जो कि मैंने सही किया है। चलिए अगला है उद्देश्य क्या? आकर्षक बनाना। खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे आकर्षक बनाना भी होता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पकने पर आहार का स्वाद अच्छा हो जाता है, उसका रूप आकर्षक हो जाता है तथा उसकी जो है उसमें क्या होता है? एक प्रकार की मन को भाने वाली सुगंध उत्पन्न हो जाती है। तो आपने देखा भोजन पकाने के उद्देश्य क्या हैं? सुपाच्य भोजन बनाना पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य है आकर्षक बनाना। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि घर में सिलाई करने के क्या लाभ हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर आप लोग ध्यान दें, घर पर सिलाई की उपयोगिता। सबसे पहला है उचित नाप के अनुसार सिलाई। यदि वस्त्र घर पर सिले जाएं तो वस्त्र उचित नाप के अनुसार सुगमता से तैयार हो सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि घर पर नाप बार बार लेना संभव होता है, जबकि दर्जी के लिए ऐसा करना क्या होता है? कठिन होता है, क्योंकि दर्जी एक बार ही नाप लेता है, बार बार नाप नहीं लेता, क्योंकि जाने आने में भी कठिनाई होगी। वो ना तो आपके घर आएंगे और ना ही आप बार बार जाएंगे। दूसरा लाभ यहाँ पर है समय पर सिलाई। वस्त्रों को आवश्यकता अनुसार समय पर घर में सिला जा सकता है, जबकि दर्जी कई बार समय पर वस्त्र सिल कर नहीं देते हैं। उनके यहाँ बार बार जाने से परेशानी अनुभव होती है। तीसरा है यहाँ पर धन की बचत। तो घर पर सिलाई करने से दर्जी को दिया जाने वाला धन भी बच जाता है, जिसे मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं? जिसे जो है सिलाई अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय किया जा सकता है। सिलाई करने से पूर्व ठीक से नाप लेना आवश्यक है, ताकि सिलाई के बाद कपड़ों की फिटिंग सही हो।
छोटा बड़ा होने पर वस्त्र बेकार हो जाते हैं। यदि कपड़े सिलने में छोटे बड़े हो गए तो वह पहनने में अच्छे नहीं लगेंगे, वह बेकार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्जलीकरण किसे कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर क्या होगा। चलिए आप लोग ध्यान दें, उल्टी एवं दस्त की स्थिति में शरीर से अधिक मात्रा में जल निकल जाने पर निर्जलीकरण स्थित है। यानी जो है जल जब निकल जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। यह स्थिति अपने आप में घातक हो सकती है, अतः इससे बचाव के उपाय तुरंत करने चाहिए। रोगी को उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें नमक, चीनी, चुटकी भर खाने का सोडा तथा नींबू का रस मिलाकर पीने को देना चाहिए। तो ये हो गया इसका उत्तर, निर्जलीकरण का क्या तात्पर्य है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा जो कि इस मॉडल पेपर का है। ओजोन परत का क्या महत्व है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर क्या हो जाएगा, ओजोन परत का महत्व क्या है। तो ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें यदि सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा इस मॉडल पेपर के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, सभी का उत्तर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे इन प्रश्नों का आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं, यानी प्रश्न संख्या 32 में एक अथवा प्रश्न है और 33 में एक अथवा है। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 32 आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिलाई किट किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग भी लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर अथवा में प्रश्न है 18 वर्ष के लड़के के पायजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, जल का संगठन क्या है, जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न यदि आप तैयार करके जाते हैं तो 70 में 65 प्लस तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए मैं इसी तरह के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जिनका उत्तर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सभी प्रश्नों का उत्तर प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो 2025 बोर्ड एग्जाम में आप 70 में 70 बहुत आसानी से करके आएंगे गृह विज्ञान के पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद।